हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं भाई आज का ग्रुप थ्योरी का खेल। देखो देखो आज जो अब स्टार्ट होने वाला है बेसिकली, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज के बाद के पार्ट से आते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर अभी तक जो इतना सारा ग्रुप थ्योरी पढ़ा दिया उसका क्या मतलब था? मैंने कहा था देखो क्वेश्चन तो आज वाले के पार्ट से आते हैं, पर ये सब आने के लिए पिछला आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सब तभी समझ में आएगा जब पिछला आएगा। ये सिर्फ समझना है पिछले समझने की तरीके से, मतलब जो पहला आता है उसको अगर तुमने समझ लिया है तो आगे की चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी तुमको, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। और देखो ग्रुप थ्योरी के बारे में एक दो बात और, कि ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन जो भी आता है, चाहे वो नेट का हो चाहे वो गेट एग्जाम का हो, ठीक है, वो हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता। उसकी लैंग्वेज ट्रिकी होती है। अगर आप उसकी लैंग्वेज को समझ गए, ठीक है, अगर आपने उसकी लैंग्वेज को क्रैक कर लिया तो आप क्वेश्चन को इजीली कर जाएंगे। देखो यहाँ मैं बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है, इसके बीच में जब आपको समझ में आ जाएगी ये बात। सॉरी, स्टार्ट करते हैं भाई। इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और करेक्टर टेबल। बहुत केमिस्ट्री जब भी ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं ना, करेक्टर टेबल की बात करते हैं। एक करेक्टर टेबल की पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी, ठीक है, आप सबको करेक्टर टेबल की पीडीएफ मिलने वाली है। हम मेनली आज करेक्टर टेबल को समझेंगे, किस किस का कंपोजिशन होती है, कैसे ये करेक्टर टेबल लिखते हैं किसी भी पॉइंट ग्रुप के लिए, ठीक है। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन या करेक्टर टेबल की मुझे बात करनी है। देखो आ जाओ, देखो आओ, कहाँ है ये, कलर दो भाई मेरे को। देखो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये क्या होती है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखो ये होती है हायर ऑर्डर की रिप्रेजेंटेशन विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। मतलब ये उस ऑर्डर की रिप्रेजेंटेशन होती है जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है किसी भी चीज का, और इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज को आप याद रखो कि इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। इसको पहले छोटा छोटा लिख देता हूं। इट इज द रिप्रेजेंटेशन of higher order which can not be reduced further। देखो अभी आपने क्या सीखा था, थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं, थोड़ा सा, ये सही है। क्या सीखा था? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन सीखी थी। रिड्यूसिबल का मतलब है कि उसको, जो भी हमने जैसे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन सीखी थी, जैसे 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए सीखी, ठीक है, 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए सीखी थी, 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सीखी थी हमने रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैं वही बात करता हूँ, 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में NH3 की रिप्रेजेंटेशन देखी थी हमने, ठीक है, कि इसकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या आई थी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। इसमें E2C3 3 सिग्मा V था, और इसमें जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इसकी आई थी वो हमने देखा था 301 के आसपास आई थी। तो ये जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है 301, इट कैन बी रिड्यूस्ड फर्दर, इट कैन बी रिड्यूस्ड फर्दर। ये भैया फिर रिड्यूस करी जा सकती है, पर ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कांट बी रिड्यूस्ड फर्दर, ये रिड्यूस नहीं की जा सकती, ठीक है। एक चीज तो ये होगी इसके बारे में, ये हायर ऑर्डर की डायमेंशन होती है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। देखो अब ये करेक्टर टेबल से क्या मतलब है, देखो ये जो है, ये देखो ये जो है, ये आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, ये जो लिखा हुए हैं नंबर, एक्चुअली में ये जो नंबर है एक लाइन में, ये एक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली करेक्टर टेबल में मेनली 4 कॉलम होते हैं। देखो दिस इज द कॉलम नंबर 1, इसको नोट करो, दिस इज कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2, ये है
ये यहाँ से ऊपर से नीचे तक होता है, ठीक है, ये सारा ये दिस इज कॉलम नंबर 2, ठीक है, और ये दिस इज कॉलम नंबर 3 और ये जो कॉलम है दिस इज कॉलम नंबर 4, ठीक है। अलग अलग पढ़ेंगे कैसे कौन से कॉलम नंबर कैसे आता है वो सब देखेंगे, ठीक है। कॉलम नंबर 1 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 3 4 को सिर्फ देखना समझना इंपॉर्टेंट है, इनको रिड्यूस करना भी इंपॉर्टेंट है कि कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कैसे आ रहे ये भी हमें सीखना है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया कि इररिड्यूसिबल, देखो ये 4 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। देखो अब इसमें मैं कलर चेंज करता हूं। अगर मैं बात करूं ये पहली, ये जो ऊपर वाली है जिसको मैंने इस कलर से किया येलो वाले से या A1 टाइप से, तो ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जनरली ये क्या है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 है। इसी तरीके से A2 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 2 होगी, इसी तरीके से B1 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3 होगी, इसी तरीके से B2 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 4 होगी, ठीक है। ये 3 ये 4, ठीक है। ये ध्यान से देखो, छोटे छोटे इसलिए लिख रहे हैं कि सब आ जाए। 4 सॉरी 4 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है इसमें, इररिड्यूसिबल नॉट रिड्यूसिबल, इररिड्यूसिबल मतलब इन चारों रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। एक ऊपर वाली, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, ठीक है। समझ रहे हो इन चीज को। अब देखो ये करेक्टर टेबल है C2B पॉइंट ग्रुप की। कौन से पॉइंट ग्रुप की? C2B। इसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं? E C2 सिग्मा V XZ सिग्मा YZ, ठीक है। C2Z होगी ये एक्सेस, समझ लेना। आई बात समझ नहीं है, Z या Z बोलते हैं आजकल स्टैंडर्ड में, मैं बार बार बता चुका हूं। देखो अब क्या है, अब कुछ नोट पॉइंट नोट कर लेते हैं कि इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं। बेसिकली इसके फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं? देखो फीचर्स का मतलब क्या है कि बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। कैसे मतलब इसको हम आइडेंटिफाई, बेसिकली जैसे मैंने बताया ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये फर्दर रिड्यूस नहीं होती, जो कि हमारी बेसिक डेफिनेशन की बात हो गई। ऐसे ही और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं इसकी, ठीक है। देखो कोई भी मॉलिक्यूल है या फॉर ए पॉइंट ग्रुप, for a point group there can be number of reducible representation but there must be fixed number of इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। मतलब भैया एक पॉइंट ग्रुप के लिए कितनी ही रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं। जैसा हमने देखा था कि हमने कोई अलग एक एक पॉइंट ग्रुप, जैसे C2B के लिए ही देख ले तो हम बॉन्ड वेक्टर ले सकते थे, 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और देखो और वो हर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए हो सकती थी। जैसे मैं बताता हूँ, देखो जैसे NH3 का पॉइंट ग्रुप भी C3V, याद रखना। CHCl3 का पॉइंट ग्रुप भी C3V। अब भाई यही चीज समझाने के लिए पुराना सब कुछ पढ़ाया है। और CH3 इसका, अगर मैं इस बेंजीन को एक ही पॉइंट कंसीडर करूं तो इसका पॉइंट ग्रुप भी C3V। अब इन तीनों के लिए अगर मैं बॉन्ड वेक्टर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाई थी ना, बॉन्ड वेक्टर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल, बहुत सारी पढ़ाई थी, वो सब भी निकालने तो तीनों मॉलिक्यूल्स के लिए, जबकि पॉइंट ग्रुप सेम है, एक से ज्यादा नंबर ऑफ क्या ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, पर C3V पॉइंट ग्रुप के लिए बेसिकली फिक्स्ड नंबर ऑफ ये जैसे C2B के लिए 4 आ रही है, C3V के लिए 3 आएंगी।
इसी फिक्स्ड 3 नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ही पॉसिबल हैं। यही मेरा फीचर नंबर 1 कह रहा है। आओ देखते हैं फीचर नंबर 2। फीचर नंबर 2, फॉर ए पॉइंट ग्रुप, वहां पॉइंट ग्रुप या मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे लास्ट में था ये यहां था, फॉर ए पॉइंट ग्रुप और मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के लिए भी एक से ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। फॉर ए पॉइंट ग्रुप देयर कैन बी 2 or more, for a point group, ऐसे लिख लो, for 2 molecules of same point group there can be different reducible representation but similar irreducible रिप्रेजेंटेशन। देखो अगर C3V पॉइंट ग्रुप के 2 मॉलिक्यूल हैं, वन इज NH3, सेकंड इज CHCl3, दोनों का पॉइंट ग्रुप C3V है, तो इनके लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकती है, पर इन दोनों की इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिकल होंगी। क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी या सिमिलर होंगी, ठीक है। यार एक मिनट, आगे बात समझ में, ठीक है। अब तीसरा कि चलो ये तो आ गई 2 अलग अलग, तीसरा फीचर क्या कहता है कि 2 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ग्रुप कैन नॉट या कांट, जो भी लिख लो, कैन नॉट बी आइडेंटिकल। ये सब समझा दूंगा। देखो ये फीचर भी तो इंपॉर्टेंट है कि जैसे मेरे पास C2V है, इसके लिए मेरे पास 4 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, 2 3 4, ठीक है। EC2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ, समझो इस बात को। 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1। मुझे तो याद है C2V की, तो आपको भी याद हो जाएगी, ठीक है, उसकी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो ये 4, इसको गामा से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो भी होती है ये रिड्यूसिबल है, आपको पता है, रिड्यूसिबल को RR लिखा था। ये 4 क्या है, एक पहली दूसरी 4 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है C2B पॉइंट ग्रुप की। कौन से पॉइंट ग्रुप की? C2B पॉइंट ग्रुप की। अब देखो जो पहली इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो दूसरी के आइडेंटिकल नहीं हो सकती, चाहे पॉइंट ग्रुप सेम है, चारों की चारों डिफरेंट होंगी, कोई भी 2 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिकल नहीं हो सकती। और पता है जो पॉइंट नंबर 2 ये सेकंड फीचर्स था, ये क्या कह रहा था कि एक पॉइंट ग्रुप है, चाहे उसके 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, उनकी क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन सेम होगी। जैसे H2O देख लो भाई, C2B है तो भाई यही होगी, चाहे C2B के कितने भी मॉलिक्यूल आ जाए, सबकी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यही आनी है, ठीक है। बेसिकली ये 3 मेन फीचर्स हैं मेरे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के। होप सो आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जो पहला फीचर्स था ना कि फिक्स नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगी किसी भी पॉइंट ग्रुप के लिए या मॉलिक्यूल के लिए, वो यही है कि जैसे C2V के लिए 4 ही इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फिक्स्ड है, C2B की इससे ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितनी भी हो सकती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। आओ अब देखते हैं, मैंने बताया था कितने कॉलम थे, कॉलम नंबर 1 था जिसमें वो नंबर लिखे हुए थे, देखो
ये याद होगा, दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2 जिसमें रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखी है, ये कॉलम नंबर 3 और ये कॉलम नंबर 4, ये सब आपको याद होगा। अब ये कॉलम नंबर 4 का जो डेरिवेशन है, कॉलम नंबर 2 का जो डेरिवेशन है वो हमें सीखना है, और ये होता है जीओटी के पोस्टुलेट से। जीओटी क्या है? ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। ऑर्थोगोनल का तो पता चल ही गया होगा, ठीक है। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, इसके हमारे 4 पोस्टुलेट्स हैं। इन चारों पोस्टुलेट्स की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट ग्रुप की वो जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो निकाल देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। आओ सीखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं पोस्टुलेट नंबर 1 की। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पोस्टुलेट नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पोस्टुलेट नंबर 1 क्या कहता है? पोस्टुलेट नंबर 1 कहता है कि द नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ग्रुप या फॉर ए पॉइंट ग्रुप, ऑफ ए पॉइंट ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, या नंबर की जगह इज इक्वल टू द क्लास ऑफ दैट पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि भैया जो मेरा कितनी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगी, जो फिक्स्ड नंबर था, जो पोस्टुलेट नंबर 1 में बात कर रहा था मैंने कि देयर शैल बी ए फिक्स्ड नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप, वो यहां पता चलेगा मुझे कि वो फिक्स्ड नंबर होता है मेरे क्लास के इक्वल। किसके इक्वल? जो वर्ड है काम, क्लास, ठीक है। क्लास निकालनी इसलिए पहले सिखाई थी, अब आपको पता चलेगा ना पिछला काम का क्यों सिखाया, क्योंकि क्लास निकालनी वहीं से आएंगी। अब जैसे आपको पता था कि C2P पॉइंट ग्रुप में 4 क्लास होती हैं, 4 क्लास होती हैं, इसका तो ऑर्डर भी 4 होता है, ठीक है। C3B पॉइंट ग्रुप में पीछे रिवाइज कर लेना, ठीक है, ये जब पता चलना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना होता है आपको पता है, 2n ऑर्डर होता है ना, NV का 2n ऑर्डर होता है, तो इसका 6 ऑर्डर हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 6। पर इसमें देखा था कि हमने इसकी क्लास कितनी थी? 3 थी। तो इसमें C2B भले ही छोटा पॉइंट ग्रुप हो और C3B भले ही बड़ा लग रहा हो, पर इसकी 4 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएंगी और इसकी 3 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएंगी, ठीक है। आगे बात समझ में? तभी तो देखो अभी मैंने जब बताया था C2V पॉइंट ग्रुप ऐसे करके लिखा था, EC2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ, तो यहाँ मैंने 4 रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखी थी, 2 3 4। तो ये 4 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कहां से आएंगी? ये 4 यहां से आती है, मुझे पता चलेगा क्लास से। यही मेरा पोस्टुलेट नंबर कौन सा बता रहा है? 1 बता रहा है, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 1 समझ में आया? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं पूछूं D2H तो आप देखोगे इसका ऑर्डर कितना होता है? 4n यानी 8, पर इसकी क्लास कितनी होती है? 4, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितनी आएंगी? 4, ठीक है। ये सब चीजें आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पोस्टुलेट नंबर 2 पर चलते हैं। पोस्टुलेट नंबर 2 पर ये काम के पोस्टुलेट है, जो अब पोस्टुलेट स्टार्ट हो रहे हैं ना वो काम के हैं। पहला तो बहुत काम का है, मतलब सारे पोस्टुलेट काम के इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है अभी बताऊंगा। पहले पोस्टुलेट की लैंग्वेज लिख लो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन, याद रखना इस वर्ड को लाइन कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशंस of any irreducible representation of point group of dimensions of irreducible, any नहीं लिखते इसको, dimensions of irreducible representations, क्योंकि सबके डायमेंशन आएंगे, स्टेशंस
ऑफ ए पॉइंट ग्रुप इज इक्वल टू द, इज इक्वल अच्छे से लिख दो ताकि समझ में आ जाए, इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ दैट पॉइंट ग्रुप। आगे बात समझ में कि भैया जो भी डायमेंशंस के स्क्वायर का सम होगा वो मेरा ऑर्डर के इक्वल होगा पॉइंट ग्रुप के। देखो डायमेंशंस क्या है अब समझो। देखो अब मैं बता रहा हूं, जैसे मेरा C2V था, हर एक पे नया बना रहा हूं इसलिए, E C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, यहां 4 रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन थी, 2 3 4। देखो अब क्या है, जो E के नीचे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस में करेक्टर होते हैं, इनको बोलते हैं, जैसे ये 1 1 1 1 है सब में, ठीक है। अभी जब कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा अच्छे से। ये जो 1 1 1 1 है ये करेक्टर हैं E के ईच रिप्रेजेंटेशन के, ईच इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के, और जो E के करेक्टर होते हैं एक्चुअल में वही डायमेंशंस को बताते हैं किसी भी पॉइंट ग्रुप के या इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के। तो सपोज अभी तो हमें पता नहीं है 1 1 1 कैसा है, मैंने मान लिया कि ये क्या है, K1 L1 है, इसका M1 है, इसका N1 है, ठीक है। तो मान लिया कि ऐसी ये रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि ये, चलो इसको K2 कर दो, इसको K3 कर दो, इसको K4 कर दो, इसको L2, इसको L3, इसको L4, इसको M2, इसको M3, इसको M4, इसको N1 N2 N3 N4। देखो इसको ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल से बिल्कुल मत रिलेट करना, वो अलग चीज है। वहां पर ये जगह, दोनों जगह सेम एलिमेंट होते थे और उन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आता था वो लिखते थे। ये ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं है, ये करेक्टर टेबल है। आगे बात समझ में? तो देखो जो डायमेंशंस है बेसिकली, ठीक है, ये डायमेंशंस क्या है, ये जो K1 L1 M1 N1 है, ये बेसिकली मेरा किसको बता रहा है, डायमेंशंस को बता रहा है। इसको मैं किसी और रंग से कर देता। ये क्या बता रहा है बेसिकली, डायमेंशंस हैं। ये क्या है, डायमेंशंस, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो K1 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर होगा वो इक्वल्स टू किसके आना चाहिए, H मतलब क्या होता है मेरा, ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप। ऑर्डर को H से तो डिनोट करते थे, ऑफ द पॉइंट ग्रुप। ये हो गया मेरा पोस्टुलेट नंबर 2, यही तो बात बताई थी, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैं इसे K1 L1 M1 N1 की वैल्यू निकाल के देखूंगे इससे, जैसे C2V के लिए ले लेते हैं। C2V के H की वैल्यू क्या थी, 4 डायमेंशंस आ गई। H की वैल्यू क्या होती है C2V के लिए, H = 4। ऑर्डर भी तो 4 ही होता है C2V पॉइंट ग्रुप का। तो K1 का स्क्वायर = 4। देखो अब डायमेंशंस के बारे में एक और पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा मैं बताऊंगा अभी। देखो कि जो मेरी डायमेंशंस होती हैं, अभी रुक जाओ, पहले यहां एक पॉइंट लिख दो, यहां कहीं गोला करके, ये नोट डायमेंशन of a point group can never be 0 और नेगेटिव। मतलब डायमेंशन कभी भी किसी पॉइंट ग्रुप की ना तो 0 हो सकती है और ना नेगेटिव हो सकती है। इस बात को आप समझ लो। अब जैसे K1 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर = 4 आया। इसको जैसे जनरली रिप्रेजेंट करना है तो इसका इस तरीके से कर देंगे, समेशन क्या, इसको डायमेंशन ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन IR, ठीक है,
का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैरेक्टर, और इसको लिख देंगे हम, इसको हम डायमेंशन डिनोट कर रहे हो, जैसे ये डायमेंशन को बता रहा है, ठीक है, दिस इज डायमेंशन, ठीक है। तो देखो अब क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, केवल L1 M1 N1 की जो 4 के इक्वल आ जाए, इन सबके स्क्वायर का सम, और जीरो और निगेटिव वैल्यू होनी नहीं चाहिए। तो देखो मैक्सिमम अगर मैं एक को भी 2 भी दे दूंगा तो वो 4 हो जाएगा, तो उसके लिए और सबको 0 होना चाहिए, निगेटिव हो नहीं सकती, सॉरी K1 का स्क्वायर था ये, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी K1 इक्वल टू 1, K1 इक्वल टू 1, L1 इक्वल टू 1, M1 इक्वल टू 1 और N1 इक्वल टू 1। यही सेट ऑफ वैल्यूज सिर्फ पॉसिबल है जहां इन सब का स्क्वायर का सम किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि K1 की वैल्यू 1, L1 की वैल्यू 1, M1 की वैल्यू 1 और N1 की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि निगेटिव भी नहीं हो सकती और डायमेंशन 0 भी नहीं हो सकती। दिस इज द पोस्टुलेट नंबर 2, ठीक है। तो आप कभी भी देखेंगे, देखो अब मैंने ये नहीं बोला कि K1, L1, M1, N1 निगेटिव या 0 नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि K2, K3 या L3, M3 ये सब जो अदर चीज है, इन सब के नीचे के पॉइंट हैं, ये निगेटिव या 0 नहीं होंगे भाई। ये निगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, बाकी सब कैरेक्टर निगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। सिर्फ E के नीचे वाले कैरेक्टर ना निगेटिव होंगे ना 0 होंगे, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि वो हमेशा 1, 1, 1 ही आएंगे, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, मैं बता दूंगा। इस 1 का मतलब क्या है कि अगर E के नीचे वाला कैरेक्टर 1 आ गया तो जो मेरी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ये उतनी डायमेंशंस की है, मतलब 1 डायमेंशन की है, 1D में है। 1D मतलब डायमेंशंस, ठीक है, वो जो पढ़ते हैं 1D 2D 3D, ठीक है, वही चीज है। इस चीज को समझो, आप अच्छे से समझो, ठीक है, कि अब इससे मिस इंटरप्रेट ये मत कर लेना कि L2, L3, L4 निगेटिव नहीं हो सकते, ये आराम से निगेटिव हो सकते हैं, ये आराम से 0 हो सकते हैं, इनको पूरी आज़ादी है। आज़ादी सिर्फ K1, L1, M1, N1 को नहीं है, ठीक है, ये निगेटिव या 0 नहीं हो सकते। आओ आगे बढ़ते हैं पोस्टुलेट नंबर 3 पर। देखो पोस्टुलेट नंबर 3 जो है ये कहता है द सम ऑफ, पहले तो लैंग्वेज देख लेते हैं, द सम ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एनी, देखो यहां कैरेक्टर्स की बात किया, वहां डायमेंशन की बात की थी, एनी, इसे कैरेक्टर वर्ड इंपॉर्टेंट है तो इसको सही से लिख देता हूं, कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑफ एनी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये समझ रहे हो ना, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टर, द सम ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एनी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ दैट पॉइंट ग्रुप, ऑफ दैट पॉइंट। देखो अब ये क्या कह रहा है कि जो सम है, ठीक है, किसका, जो भी मेरे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 है, इसके स्क्वायर्स का ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर के, और इसके मल्टीप्लाई में मस्ट बी टेकन एज द कोफिशिएंट ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। तो यहां जो GR टर्म है दैट इज GR टर्म है, इट इज कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। ये क्या होता है अभी बताता हूं, सिमेट्री एलिमेंट। देखो GR क्या होता है, GR को देखेंगे। अभी तक मैंने जब कैरेक्टर टेबल बताई थी, जैसे C2V की कैरेक्टर टेबल बताई थी, E C2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ठीक है, तो मैंने बताया था इसमें ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, आगे कॉलम नंबर 3 और 4 था। ये बता दिया था कि यहाँ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखी जाती है जैसे 4, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये जो होते हैं इसके नीचे
K1 L1 M1 N1 दीज आर डायमेंशंस, और अदर चीज जो है ये वो सब करेक्टर थे, ठीक है, जो यहाँ आते करेक्टर्स थे, इसको समझो। लेकिन क्या होता है, ये जो E की मल्टीप्लाई में एक कोफिशिएंट लगा है, जैसे यहाँ कुछ नहीं लगा तो मतलब 1 लगा है, तो इसी को हम GR बोलते हैं, मतलब यही कोफिशिएंट ऑफ एलिमेंट है, जैसे 1 इंटू C2 1 इंटू सिग्मा, तो इन सब के लिए 1 1 है। पर जैसे हम C3V की पॉइंट टेबल देख, जैसे ही पर हम C3V की तरफ मूव ऑन करेंगे, C3V की कैरेक्टर टेबल देखेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ E होता है 2C3 होता है, 3 सिग्मा V होता है, तो यहाँ 1 इंटू E है। तो देखो ये जो, और इसकी 3 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगी क्योंकि इसकी क्लास 3 है, वो बता चुका हूं, ठीक है। तो ये जो 1 है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, ये 2 क्या है, ये एक्चुअल में कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। इस 2 का तो फर्क पड़ेगा, मतलब GR की मल्टीप्लाई से, 1 का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो 3 है, दिस इज आल्सो द कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, मतलब ये 3 सिग्मा V सिमेट्री एलिमेंट का कोफिशिएंट है, ये 2C3 सिमेट्री एलिमेंट का कोफिशिएंट है, ठीक है। इसी को हम GR बोलते हैं। इसके मल्टीप्लाई हम करेंगे स्क्वायर से इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है। ठीक है, तो आप देखो ये हमने देख लिया था, K1 की वैल्यू 1 आ गई, L1 की वैल्यू आ गई, इसकी M1 की N1 की 1 आ गई, यहाँ K2 था, यहाँ K3 था, यहाँ K4 था, यहाँ L2 L3 L4 M2 M3 M4 N2 N3 N4, सब जगह लिखूंगा, आगे तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि इनका स्क्वायर, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर के स्क्वायर, उसके कोफिशिएंट से जब हम मल्टीप्लाई कर दें, उनका सम क्या आना चाहिए, H के इक्वल। तो देखो सबसे पहले कि ये बेसिकली कह रहा है कि GR इंटू K1 के लिए जो GR स्क्वायर प्लस GR इंटू K2 का स्क्वायर प्लस GR इंटू K3 का स्क्वायर प्लस GR इंटू K4 का स्क्वायर इज इक्वल टू H के इक्वल आना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखो GR सबके लिए 1 1 1 1 है इनके, क्योंकि E के लिए भी 1, K1 वाले K2 के लिए भी 1, मतलब जिसके नीचे वो लिखा है उसके ऊपर वाला GR लेना होता है, सबके लिए 1 1 है। तो यहाँ देखो, ये देखो ये क्या आएगा, 1 इंटू K1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 है ऑलरेडी, ये निकाल चुके हैं, पोस्टुलेट नंबर 1 का स्क्वायर प्लस GR की वैल्यू 1 इंटू K2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू K3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू K4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H का मतलब क्या है, 4। तो देखो ये 1 आ गया, ये सब की मल्टीप्लाई K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये 1 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यू इसके लिए क्या क्या हो सकती है, देखो 2 अगर एक भी जगह ले लिया तो वो 4 हो जाएगा, मतलब इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या ओनली पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यू क्या है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो, तभी 3 के इक्वल होगा, मतलब 3 इक्वल्स टू 3 आएगा। तो यहां से मुझे पता चल गई क्या, कि जो मेरा K2 है वो भी 1 के इक्वल, K3 है वो भी 1 के इक्वल, और K4 है वो भी 1 के इक्वल। ये पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यू आ गई। तो K2 की वैल्यू भी 1, K3 की वैल्यू भी 1, ये निगेटिव वाला 1 नहीं कभी, और K4 की वैल्यू भी 1 आ गई, इसको लिख देता हूं यहाँ, ठीक है। तो यहां पर मुझे एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पूरी मिल गई। ये जो पूरी एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी ना, K1 K2 K3, ये पूरी एक बन गई। देखो ये पूरी एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिल गई, बाकी अभी और मिलनी बाकी है। तो अभी तक 3 पोस्टुलेट हमने निकाले हैं, और उससे हमें E की डायमेंशंस मिल गई सारी, और एक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिल गई। इन 3 पोस्टुलेट्स का यही यूज होता है। बाकी सब कैसे पूरी होंगी, बाकी सब पूरी होंगी हमारी पोस्टुलेट नंबर 4 से, और वही सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, और वो अकेला भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहां भी वैल्यू पुट कर सकते हो, पीछे नहीं रहने दो, आगे, ठीक है, कि ये 1 1 1 1 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, पोस्टुलेट नंबर 4, और इसको तो भाई हाथ पे गुदवाना पड़ेगा मेरे टैटू की तरह, क्योंकि एक्चुअल में जो सब पढ़ते आए थे ना कि ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी
थ्योरम, GOT, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं, ठीक है, थ्योरम, ठीक है, दैट इज GOT, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं, ठीक है, GOT वो यही है, पोस्टुलेट नंबर 4 ही है, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज समझते हैं। लैंग्वेज क्या कहती है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी, देखो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टर्स, या कैरेक्टर्स लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एनी, यार ये एमी क्यों हो रहा है, एनी टू irreducible representation must be equal to 0, yes, representation must be इक्वल टू 0। भैया ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। दो प्रोडक्ट कैरेक्टर्स के प्रोडक्ट का सम मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको मैथमेटिकल लिखेंगे कि समेशन GR इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 IR1। ये याद रखना, क्योंकि ऐसा भी मैं आगे ना एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। इसमें x1 IR सॉरी x2 IR, बेसिकली chi1 IR chi2 IR, वो जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे दोनों इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल्स टू 0, वो जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें बस दो ही चेंज होंगे। एक तो यहां एक जो चीज टर्म आएगी ये IR आएगी, दूसरी RR, मतलब एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर आएगा, एक इररिड्यूसिबल का, और वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के, यहाँ 0 की जगह H होगा। आगे पढ़ेंगे क्या रिडक्शन फॉर्मूला। अभी तक कुछ मत ध्यान दो कि ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम की, कि दो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर्स का सम है वो इक्वल 0। ये समेशन इज फॉर सम होता है ना, आपको पता ही है, और ये कोएफिशिएंट से तो मल्टीप्लाई होती है। तो देखो अभी तक हम कहां तक रिड्यूस कर ली हमने अपनी कैरेक्टर टेबल, देखते रहो। C2V की देख रहे हैं, E सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। देखते रहो कहां कहां आ गए ये सब हमारे 1 1 1 1 आ गए। इनकी तरफ जाओ, ऐसे नहीं लिखते, इसको वैसे करके लिखते हैं। K1 इक्वल्स टू 1, L1 इक्वल्स टू 1, M1 इक्वल्स टू 1, N1 इक्वल्स टू 1, K2 इक्वल्स टू 1 आ गया, K3 इक्वल्स टू 1 आ गया, K4 इक्वल्स टू 1 आ गया। L1 L2 L3 L4, M2 M3 M4, N2 N3 N4, सब जगह ये बार बार तो आप लोगों को भी लिखना कि ये समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। M4 इसे थोड़ा इधर रख लूं क्योंकि इनकी वैल्यू भी तो लिखनी है, ठीक है। आ जाओ, अभी तक हमें इतना कुछ पता चल गया। अब देखो अगर मैं 1 और 2 का वो ले लूं, देखो समेशन GR ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, 1 into 2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये भी तो है। तो देखो अब करते हैं, GR सबके लिए 1 1 है, ये तो आपको सबको पता ही चल गया, जहां 1 नहीं होगा वहां इसकी जरूरत होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये अलग से ही पूछी जाएगी, ठीक है। इसी का यूज बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1 into पहले का कैरेक्टर 1 ऐसे समझ लो, K1 into L1 प्लस 1 into K2 into L2 प्लस 1 into K3 into L3 प्लस 1 into K4 into L4 इज इक्वल टू 0। कैसे ऐसे भी कर सकते हैं, GR K1 into L1 प्लस GR K2 into L2 प्लस GR K3 into L3 प्लस GR K4 into L4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो देखो ये GR सबके लिए 1 है, तो K1 L1 में जिनकी वैल्यू पता है उनको पुट कर दो। K1 की वैल्यू 1 है, L1 की वैल्यू 1 पता है, K2 की वैल्यू 1 IU रखी है इंटू L2 प्लस 1 इंटू 1, K3 की वैल्यू 1 L3 प्लस 1 इंटू K4 की वैल्यू 1 आ रखी है इंटू L4
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये 1 आ गया प्लस ये L2 प्लस L3 प्लस L4 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या हो गया, L2 प्लस L3 प्लस L4 इज इक्वल टू -1, क्योंकि प्लस होगा मैंने इधर जाएगा -1। ये कब -1 पॉसिबल है, जब क्या हूं, देखो कि ये इन तीनों का सम क्या बन जाए +2। मतलब देखो अगर मान ले मैंने इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1। तो देखो इधर सम कितना बनेगा -1 और इधर भी -1, तो -1 से -1 कट गया, मतलब क्योंकि -1 उधर जाके प्लस का 1 बनेगा ना, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकल है। तो यहां से ओनली पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यू, देखो ये अभी आपको बहुत लोगों को मैथमेटिक्स से समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ, क्योंकि जब मेरा टाइम था मुझे भी नहीं आया था। देखो आ जाओ, अब देखो L2 L3 L4 प्लस 1 कब 0 होगा, जब यहां 2 1, मतलब अगर मैं इनको तीनों को माइनस का ले लूं, सोचो तीनों को अगर मैं 0 तो हो सकते हैं, अगर मैंने तीनों को 0 ले लिया और 2 को 0 ले लिया और 1 को -1 ले लिया, ठीक है, 2 को 0 ले लिया और 1 को -1 ले लिया, तो ये 0 हो जाएगा। पर याद रखो कभी भी स्टार्टिंग में 0 की पॉसिबिलिटी नहीं देखते, 0 तब लेते हैं जब और कोई पॉसिबिलिटी ना हो। ये भी नोट पॉइंट है, 0 नोट make the chances of having a value 0 of a character is only when no other value is possible, no other value is possible। जब और कोई वैल्यू और पॉसिबल ना हो तभी हम 0 देखते हैं। तो देखो यहाँ पॉसिबल क्या है, अगर मैं L2 की जगह भी +1 ले लूं और L3 की जगह -1 और L4 की जगह -1, तो देखो ये 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 प्लस के 2 माइनस के। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है बेसिकली L2 प्लस L3 प्लस L4 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। और ये कब -1 आएगा, जब L2 इज इक्वल टू 1, L3 इज इक्वल टू -1 और L4 इक्वल टू -1 हो, L4 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यहां से मुझे L2, L3 और L4 की वैल्यू पता चल गई। क्या क्या है देखो, यहां से जो हमने वैल्यू निकाली उनको लाल में लिख देता हूं। L2 की वैल्यू 1, L3 की वैल्यू -1, L4 की वैल्यू -1। ठीक है, यहां तक पता चल गई। देखो अब 3 निकालना है। अब फिर से, अब जो 3 कॉलम नंबर, सॉरी इधर आओ, यहाँ जो 3 है M1 M2 M3 M4 की वैल्यू के लिए, इसके लिए भी फिर से ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम लगा दो। क्या, समेशन GR 1 into 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो GR की वैल्यू तो 1 है, L1 सॉरी ऊपर सबसे पहले क्या था K1 into M1 प्लस 1 into K2 into M2 प्लस 1 into K3 into M3 इक्वल टू 0। एक ये है, और इधर पैरेलली चला लो, GR 1 into 4 का लगा दो, इसको इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो 1 into K1 into N1 प्लस 1 into K2 into N2 प्लस 1 into K3 into N3 प्लस 1 into K4 into, ठीक है, K4 into N4 इज इक्वल टू ये भी 0। ठीक है, अभी देखो मैं इसमें मजा दिखाऊंगा, 0। ठीक है, देखो ये 1 into M1 की वैल्यू भी 1 है, प्लस 1 into M2 प्लस 1 into M3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ M4 तो रहेगा, प्लस 1 into K4 into M4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 1 into M4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ भी सेम वही आ गया। तो यहाँ भी M2, M3 और M4 में से कोई एक प्लस का 1 होगा और कोई 2 माइनस के 1 होंगे। ठीक है, सेम यहाँ आ जाएगा 1 into 1 प्लस 1 into N2 प्लस 1 into N3 प्लस 1 into
1 इंटू एन फोर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा कि n2 n3 n4 में से कोई भी एक प्लस का 1 होगा और 2 माइनस के 1 होंगे। ठीक है, अब यार फिर कैसे हो, फिर मैं ऐसे लिख दूं क्या कि m2 इक्वल्स टू प्लस 1, m3 इक्वल्स टू माइनस 1, m4 इक्वल्स टू माइनस 1। अब क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है, आओ देखते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर मैं ये वैल्यू लिख दूंगा, साइड में मुझे कहीं कैरेक्टर टेबल बनानी पड़ेगी, पीछे आ जाओ। देखो, अगर मैं ये वैल्यू लिख दूंगा कि m2 की वैल्यू 1, m3 की वैल्यू -1 और m4 की वैल्यू -1, तो आपको एक चीज दिख गई होगी कि जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन नंबर 2 है और जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन नंबर 3 है वो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हो गई हैं। और जबकि मैंने सिखाया था फीचर्स ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कि कोई भी दो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिकल नहीं होंगी। ठीक है, तो ये सेट ऑफ वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये सेट ऑफ वैल्यू पॉसिबल नहीं है। आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये सेट ऑफ वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्या सेट ऑफ वैल्यू पॉसिबल है, आओ देखते हैं कि m2 की वैल्यू क्या हो, -1 हो जाए। m2 की वैल्यू -1, ओके, यहां चेंज हो गया, m2 की वैल्यू -1 हो जाए। ठीक है, फिर मुझे प्लस भी तो लेनी है कि m3 की +1, m4 की -1। ये क्या सेट ऑफ वैल्यू पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू +1 और इसकी वैल्यू -1, बिल्कुल पॉसिबल है, दोनों डिफरेंट है। सिमिलरली 3 में देखते हैं क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कि L2 की +1, L3 की -1, L4 की -1। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ये आइडेंटिकल हो जाएगा 2 को। ठीक है, क्या ऐसे पॉसिबल है क्या कि L2 की -1, L3 की +1 और L4 की -1, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये वाली वैल्यूज तो यहाँ ले ली, तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा थर्ड के। ठीक है, तो यहाँ क्या पॉसिबल है कि L2 भी -1 हो और L3 को भी -1 कर लो, जबकि L4 को क्या कर दो, +1। ठीक है, तो यहाँ पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ गई, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू भी -1 और इसकी वैल्यू +1। तो देखो, हमारी पूरी C2B पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल आ गई है। ठीक है, यहाँ ये देखो पूरी C2B की, यहाँ 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 +1 -1 1 -1 +1, यही C2B की कैरेक्टर टेबल्स के कैरेक्टर होंगे। जब शुरू में शायद कैरेक्टर टेबल मैंने लगाई थी, बहुत सारी कैरेक्टर टेबल अभी देखो जैसे ये रही C2B की, ये रही 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1। ठीक है, यही कैरेक्टर टेबल आ रही है। आप सब कैरेक्टर टेबल देख सकते हैं, आप किस नाम रखो। ठीक है, ये A1 A2 B1 B2 ये सब कैसे आ रहे हैं वो सब मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, देख लो, इसी तरीके की कैरेक्टर टेबल है। देखो, कहीं भी यहाँ 0 नहीं होगा, इन बाकी की चीजों में 0 और माइनस हो सकता है। ठीक है, दैट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, आ जाओ, चलो भाई ऊपर चल। आगे बात समझ में? देखो, ठीक है, तो कैरेक्टर टेबल हमारी बन गई है। C2B की क्या क्या आ गई, कहीं भी लिख लेना आप। चलो हम आगे चलते हैं। C2B हमने देख ली, C3B की देखते हैं। C3B के लिए कॉलम नंबर 2, C3B के लिए कॉलम नंबर 2 रिड्यूस करते हैं। देखो, C3B में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, सबसे पहले तो वो देख लो। E2C3 3 सिग्मा V होता है। ठीक है, यहाँ इसकी 3 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएंगी, क्योंकि इसकी क्लास कितनी है, 3। तो सबसे पहले तो यहाँ वही लिख दो, K1 K2 K3 L1 L2 L3 M1 M2 M3। पोस्टुलेट नंबर 1 क्या कहता है कि K1 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए। देखो, सॉरी, पोस्टुलेट नंबर 1 तो ये कहता है कि नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन
इज इक्वल टू क्लास। तो यहाँ कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 2 क्या कहता है कि जो मेरा सम है किसका, डायमेंशंस का, k1 का स्क्वायर प्लस l1 का स्क्वायर प्लस m1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू h, ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप। तो k1 का स्क्वायर प्लस l1 का स्क्वायर प्लस m1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 6, और इट कैन बी 6 ओनली पॉसिबल जब यहाँ किसी को हम देखो ट्राई करेंगे कि सबसे लास्ट वाले को बड़ा नंबर लें, पहले 1 का स्क्वायर प्लस ये कुछ रूल होते हैं, ठीक है 6, ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा क्या कि k1 की वैल्यू 1, k2 की वैल्यू, हमेशा पहले वाले को पॉजिटिव और 1, पहले वाले को 1 ही रखने की कोशिश करो, पॉजिटिव का 1, बाकी बात की सोचो। सॉरी, k1 इक्वल्स टू 1, l1 इक्वल्स टू 1 और m1 इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर k1 इक्वल्स टू 1, l1 इक्वल्स टू 1, m1 इक्वल्स टू 2। देखो इस 2 का मतलब क्या है कि ये वाली जो है 2 डायमेंशनल है, तो यहाँ कोई 2 डायमेंशनल इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनेगी। ये जो 3 होती है ये रिप्रेजेंटेशन की डायमेंशंस को बताते हैं। ठीक है, k1 1, ये वाली ये e के नीचे 1 आया तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहली इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ये 1 डायमेंशनल है। मेरी हर पॉइंट पे ध्यान दें, हर बात पे ध्यान दें, हर बात में एक क्वेश्चन है। ठीक है, हर बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, चाहे दोबारा रिपीट कर करके सुन लें, मैं बता रहा हूं। इस 2 का मतलब ये है कि जो 3rd नंबर की इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ये 2 डायमेंशनल है। ठीक है, देखो पोस्टुलेट नंबर ये तो आ गया। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कह रहा था, पोस्टुलेट नंबर 3 कहता है कि GR समेशन ऑफ GR, ठीक है, k1 बेसिकली समेशन ऑफ GR और जो भी हमारे इसका इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का स्क्वायर होगा वो मस्ट बी इक्वल्स टू h के इक्वल होना चाहिए। मतलब देखो कैसे कि जो मेरा GR इंटू k1 इंटू सॉरी GR इंटू k1 का स्क्वायर प्लस GR इंटू k2 का स्क्वायर प्लस GR इंटू k3 का स्क्वायर इज मस्ट बी इक्वल्स टू 6। तो GR इसके लिए क्या है, k1 के लिए 1 है यहाँ 1 इंटू ये, तो 1 इंटू k1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, क्योंकि GR जो k2 के लिए GR कितना है 2 है याद रखेंगे, और k3 के लिए 3, 2 इंटू k2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू k3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो देखो k1 की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके 1 है, 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू k3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू k2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू k3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आ जाएगा देखो 2k2 का स्क्वायर प्लस 3k3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, क्योंकि 1 इधर जाएगा। अब ये 5 तब कब पॉसिबल है, जब ये 2 और 3 ऐड हो जाएं, और 2 और 3 सिंपली ऐड कब हो सकते हैं, जब k2 की वैल्यू कितनी हो 1 हो और k3 की वैल्यू भी कितनी हो 1 हो। तो यहाँ से k2 k3 की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू 1। बस 3 पोस्टुलेट से हमें इतना ही चाहिए होता है, बाकी मुझे काम करता है पोस्टुलेट नंबर 4। जो क्या है पोस्टुलेट नंबर 4 क्या है, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, GOT। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, समेशन देखते हैं, GR रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 इंटू रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 2 इज इक्वल टू 0, और कोई भी 2 आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। तो बस वही देखना है। तो आपको देख लो, यहाँ देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा, फिर 2 इंटू 1 इंटू L2 आएगा, प्लस 3 इंटू 1 इंटू L3 आएगा। ठीक है, तो देख लो पहला क्या है, 1 इंटू k1 इंटू L1 प्लस 2 इंटू k2 इंटू L2 प्लस 3 इंटू k3 इंटू L3। ये 1 2 3 ऐसे नहीं लिखे, उनकी GR हैं, ये क्या है बेसिकली GR हैं। कभी सोच रहे हो वहाँ GR है, मैंने स्टेप बढ़ेंगे इसलिए लिख दिया, इज इक्वल टू 0। तो k1 L1 की वैल्यू कितनी है 1, L1 की वैल्यू भी 1, k2 की वैल्यू कितनी आई 1 इंटू L2 प्लस k3 की वैल्यू भी कितनी आई 1 इंटू L3 इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 2L2 प्लस 3L3 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। देखो 2L2 प्लस 3L3 मस्ट बी इक्वल्स टू 0, मतलब 2L2 प्लस 3L3 मस्ट बी इक्वल्स टू -1। ठीक है, या देखो यहां से देख लो, देखो अगर ये 3 वाला पार्ट माइनस का हो जाए और ये प्लस वाला हो जाए तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 तो 3 से 3 कट जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो ऐसे करके 1 प्लस 2 इंटू प्लस 1
इंटू में है, 2 + 1 नहीं है, इंटू +1 इसलिए ब्रैकेट में कर दिया, प्लस 3 इंटू क्या -1 इक्वल्स टू 0, कि अगर L2 + 1 ले लूं और L3 - 1 ले लूं तो देखो ये 1 + 2 और ये 3 - का 3 इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहां से मुझे पता चल गया कि L2 की वैल्यू में +1 ले लूंगा, मैंने बताया कि पहले वाले को प्लस लेते हैं ना कि पहले वाले को माइनस लें, ठीक है। और L3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। L2 + 1 L3 - 1, तो बस ये वैल्यू भी पुट कर दो आगे पीछे, L2 + 1 L3 - 1, M2 M1 रह गया, वो भी लगा दो, GOT लगानी है हमें तो सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। तो बस थर्ड वाली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, थर्ड के लिए GOT लगा दो। थर्ड में क्या GOT क्या है, वही है कि समेशन ऑफ GR 1 × 3 = 0 आना चाहिए। तो GR क्या क्या है, पहला 1 × K1 × M1 प्लस 2 × K2 × M2 प्लस 3 × K3 × M3 = 0। तो K1 की वैल्यू कितनी है, 1 × M1 की वैल्यू कितनी आई थी, देखो M1 की वैल्यू देखो, M1 की वैल्यू यहाँ क्या आ रखी है 2, M1 की वैल्यू कितनी आ रखी है 2, तो M1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे वहाँ, ठीक है। तो M1 की वैल्यू कितनी आ रखी है 2 प्लस K2 की वैल्यू कितनी है 1 × M2 की, उससे देख लेंगे पीछे वाले से, M2 की मैं पता, K3 की 1 आ रखी है, M3 की मैं मानेंगे, तो 2 × 1 = 2 प्लस 2M2 प्लस 3M3 = 0। तो देखो ये वैल्यू हमारी कितनी हो, क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए। 2 + 2M2 2 + 2M2 प्लस 3M3 = 0। ये कब 0 पॉसिबल है, देखो हिट ट्रायल करो, M2 में 1 1 रखेंगे तो 1 या -1 रखें तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो 4 - 3 1 ही आएगा। दिमाग में कर करके देखो, अगर ये वाला माइनस का 1 और ये प्लस का 1 रखें तो 3 और 2 5 प्लस के हो जाएंगे और 1 माइनस का हो जाएगा, तो कोई ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर 2 2 रखें तो बढ़ती जाएगी, ऐसे कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं आएगी इंटीजर्स में, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, सोचो अगर ये 0 हो जाए, ये वाला पार्ट 0 हो जाए और ये वाला पार्ट -2 हो जाए, ये वाला पार्ट -2 हो जाए, ठीक है। तो देखो -2 + 2 0 हो जाएगा और ये ऑलरेडी 0, तो ये 0 कैसे हो सकता है, और जब M2 की वैल्यू -1 हो और M3 की वैल्यू 0 हो, ठीक है, तो ये सब 0 बन जाएगा। देखो कैसे कैसे बनेगा कि 2 + 2 × M2 की वैल्यू -1, इसको M2 प्लस 3 × M3 की वैल्यू 0, इसको मतलब हमने M3 को हमने क्या मान लिया, M3 को हमने क्या मान लिया 0, और ये 0 की इक्वल हो जाएगा। 2 - 2 + 0 = 0, तो 0 = 0। तो M2 और M3 की वैल्यू क्या आ गई, M2 की -1 M3 की 0, तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई -1 M3 की 0। तो C3V की कैरेक्टर टेबल क्या बन गई, देखो यहां देख लो, C3V की कैरेक्टर टेबल क्या बन गई, E2C3 3σV इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 2, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3। तो यहाँ 1 1 2 आया था, यहाँ 1 1 आया था, फिर हमने वैल्यू निकाली, यहाँ 1 और -1 आ गया और यहाँ पर -1 और 0 आ गया। यही है मेरी कॉलम नंबर 2 फॉर C3V पॉइंट। तो देखो यहाँ तक हमारा कॉलम नंबर 2 का ऑलमोस्ट हो गया। इसी तरीके से आपका होमवर्क है, आप D2H की कॉलम नंबर 2 ड्रॉ करेंगे, कॉलम नंबर 2 ड्रॉ करेंगे, बोलते हैं असाइनमेंट, यही असाइनमेंट है, D2H का कॉलम नंबर 2 ड्रॉ करेंगे, ठीक है। D2H का हो जाए तो D3H का करके देख लेना, ठीक है। सब बस ये वाली रो कॉलम और ये वाला रो बेसिकली हमारे 3 पोस्टुलेट्स आ जाने चाहिए, उसके बाद GOT लग के सब में हो जाएगा। याद रखना कि आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नाउ स्टार्ट करते हैं भाई कॉलम नंबर 1 से। देखो कॉलम नंबर 1 में आपने देखा होगा, जो मैंने C2V की पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल थी, C2V की थी, उसमें E C2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ था, और यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1
1 -1 -1 ये थे। तो इनको जो मैंने यहाँ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 2, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 4 दिया, ये सबको मैंने कॉलम नंबर 1 बोला था। अब इसमें जो लिखा जाता है वो मुझे सीखना है, ठीक है, इसमें जो लिखा जाता है वो मुझे सीखना है। तो देखो आपने देखा होगा जब करेक्टेबल टेबल देखते हैं तो यहाँ A1 लिखा होता है, यहाँ A2 लिखा होता है, यहाँ A3 लिखा होता है और यहाँ पर A3 कह रहा, यहाँ पर B1 लिखा होता है और यहाँ पर B2 लिखा होता है। तो ये जो है A1, A2, B1, B2 या जो कॉलम नंबर 1 है, इसको हम मूलिकन सिंबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलिकन सिंबल। ये मूलिकन सिंबल की ही कहानी है। हम इनको सीखेंगे कि मूलिकन सिंबल कब किसके लिए क्या लिखा जाएगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बस वही देखनी है और मूलिकन सिंबल को हमें समझना है अच्छे तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भैया। देखो जो कॉलम नंबर 1 है तो इसे लिख सकते हैं कि कॉलम नंबर जो कॉलम नंबर 1 है, इट कंटेन्स स्पेशल कैरेक्टर्स। क्या कंटेन करता है ये? स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, विच आर कॉल्ड एज मूलिकन सिंबल, जिनको हम क्या बोलते हैं? मूलिकन्स सिंबल। ये हम क्वांटम में भी पढ़ते हैं मूलिकन सिंबल्स, जब मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल पढ़ते हैं जनरली, ठीक है, मूलिकन सिंबल्स, ठीक है, मूलिकन सिंबल्स। होगी बात समझ में? देखो अब जैसे ये है, मैंने मान लिया कि x से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो इस x का कुछ यहां लिखा होता है जिसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको कुछ यहां लिखा होता है जिसको हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये जो x होता है इसको मैंने मूलिकन सिंबल बोल दिया। क्या बोल दिया? मूलिकन सिंबल बोल दिया। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखो मूलिकन सिंबल में जो x होता है, इस x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, इसकी x की वैल्यू बेसिकली, अगर इसको मैंने मूलिकन सिंबल बोला, ये x कैसे आएगा? तो देखो अगर मैंने x को या बोल दो या कैरेक्टर देखना है कि वैल्यू कैरेक्टर ऑफ e का कैरेक्टर देखना भाई, e का इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। जो मेरी e है या e के नीचे लिखे हुए वाले कैरेक्टर हैं किसी भी इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में, इस e के नीचे लिखे हुए वाले कैरेक्टर जो भी हैं इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड से समझाता हूं, ठीक है। सब देखो याद रखो हमेशा डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है कैरेक्टर ऑफ e फॉर ईच इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। जो e के नीचे लिखा हुआ कैरेक्टर है ना, वही डायमेंशन को बताता है, ठीक है। आगे इस अगले से सीखते हैं, ठीक है। तो मान लिया जो कैरेक्टर है ऑफ e है, या जिसको मैं बोल देता हूं डायमेंशन ऑफ e है, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, ये पॉइंट नंबर 1 है, इसके कुछ पॉइंट हैं मूलिकन सिंबल लिखने के। इसकी वैल्यू अगर 1 है, अगर 2 है, अगर 3 है, अगर 4 है, अलग 5 है, तो x मूलिकन सिंबल क्या होगा? तो हमारा x मतलब मूलिकन सिंबल क्या होगा वो देखते हैं। मूलिकन सिंबल क्या होगा वो देखते हैं। तो अगर 1 वैल्यू है तो मूलिकन सिंबल a होगा या b होगा। कब a होगा कब b होगा मैं बताऊंगा। जब 2 है तो मूलिकन सिंबल e होगा, जब 3 है तो मूलिकन सिंबल मेरा t होगा, जब 4 है तो मूलिकन सिंबल g होगा, जब 5 है तो मूलिकन सिंबल h होगा, एंड सो ऑन। अब ये a b e t g h ये हैं क्या? देखो
जब मूलिकल सिंबल 1 होगा, ई के नीचे डायमेंशन 1 होगा तो मतलब 1 डायमेंशनल होगा। ए और वी मतलब सिंगली जनरेट को बताते हैं कि 1 मतलब बेसिकली सिंगली जनरेट, जैसे हम पढ़ते थे ना ऑर्बिटल वगैरह में, वहां मतलब 1 डायमेंशन को बताते हैं। ई हमने सुना ना डबली डीजनरेट, डबली जनरेट, तो ई डबल 2 डायमेंशंस को बताता है। ट्रिपली जनरेट यानी 3 डायमेंशन को बताता था, जैसे वहां ट्रिपली के समझते थे ना 3 डायमेंशन को। 4 डायमेंशन है तो जी, 5 डायमेंशन है तो एच, 6 डायमेंशन है तो आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। ठीक है, इसी तरीके से ये चीज तो समझ में आ गई। अब जैसे देखो सुनो, आपने अभी देखा होगा, जैसे मैंने C2V की बात कर रहा था, तो उसमें E के E C2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ये बहुत जगह लिखना पड़ता है, 1 1 1 1। तो सारी की सारी सिंगली जनरेट है, सारी की सारी, आगे वाले लिख लेना खुद, सागे की सारी सिंगली डिजनरेट है, मतलब सबकी वैल्यू 1 है। तो इनके आगे डेफिनेटली या तो A आएगा या B आएगा, क्योंकि 2 के आगे A और B क्यों आ रहा है, किसके आगे क्यों A B आ रहा है, ए बी आएगा या ए या बी आएगा। अभी नहीं बता रहा मैं कि ए किसके आगे क्या आ रहा है, बी किसके आगे क्यों आ रहा है, वो सब पता चलेगा धीरे धीरे। सिंगली डिजनरेट का मतलब ये है। जब हम C3V की बात कर रहे थे, E2C3 3 सिग्मा V, तो हम देख रहे थे कि इसके क्या आए थे 1 1 1, ठीक है, 1 1 माइनस 1 और इसका 2 माइनस 1 और 0, ये कुछ बन रही थी। तो देखो ये सिंगली डिजनरेट है तो इसके आगे कुछ ए या बी आएगा, ये सिंगली डिजनरेट है तो इसके आगे कुछ ए या बी आएगा, ये डबली डिजनरेट है तो इसके आगे मस्ट बी ई आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यू के लिए ई आएगा। ई के नीचे वाले कैरेक्टर को ही हम डायमेंशंस बोलते हैं, उसके बेसिस पर ये ए बी ई टी जी एच जो यहाँ लिखा होता है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कैरेक्टर्स देखने हैं तो हमें मूलिकल सिंबल राइट करने के ये कुछ मेथड होते हैं। मेथड पॉइंट नंबर 1, इसके कुछ पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है। ठीक है, आओ पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 मेरे इस ए और बी के बारे में, इस ए और बी के बारे में कि कब ए आएगा और कब बी आएगा। देखो कब ए आएगा और कब बी आएगा। देखो ए कब आएगा, ए तब आएगा जब मेरी रिप्रेजेंटेशन, देखो इसको लिखेंगे ए व्हेन irreducible representation is symmetric with respect to प्रिंसिपल एक्सिस। जब मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ाया था तो वहां प्रिंसिपल एक्सिस निकालना बताया था, और यहां तो एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस पता चल जाती है। अब अगर मेरी रिप्रेजेंटेशन सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, ए आएगा, और बी व्हेन माय रिप्रेजेंटेशन when irreducible representation is anti-symmetric with respect to principal axis, P मतलब principal axis, तो क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब पूछोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है? ना बहुत इजी है, चिंदी चोरी वाली बात है। चिंदी मतलब होता है कपड़े का छोटा टुकड़ा। ठीक है, तो देखो कैसे पता चलेगा। मैंने कहा देखो सिंपल सा है, नोट पॉइंट करके लिख लो, नोट पॉइंट करके क्या कि सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जब मेरा करेक्टर क्या हो, करेक्टर जो उसके नीचे लिखा हो वो पॉजिटिव हो, और एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जो करेक्टर हो नीचे लिखा हो वो क्या हो, मेरा निगेटिव हो। ठीक है, तो समझ गए कि यहां भी लिख सकते हो कि सिमेट्रिक का मतलब है पॉजिटिव और एंटी सिमेट्रिक का मतलब है निगेटिव। तो देखो अब यहां से एक चीज पता चल जाएगी। देखो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है इसमें, C2। अगर मैं इनको आगे पूरा कर दूं 1 1 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1। तो देखो अभी तक आपने देखा था कि इसमें जो स्टार्टिंग वाले हैं इन दोनों में से इसमें ए आएगा बी नहीं आएगा, इसमें ए आएगा बी नहीं आएगा,
इसमें ए नहीं आएगा बी आएगा, इसमें ए नहीं आएगा बी आएगा। क्यों? देखो प्रिंसिपल एक्सिस इज C2, C2 क्या है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब पहली इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए C2 जो प्रिंसिपल एक्सिस का कैरेक्टर है वो पॉजिटिव का है, मतलब ये सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस और वन डायमेंशन है तो डेफिनेटली ए आएगा। वन डायमेंशनल है, सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, ए आएगा। वन डायमेंशनल है और एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि ये निगेटिव आ गई वैल्यू, एंटी सिमेट्रिक है तो डेफिनेटली बी आएगा, एंटी सिमेट्रिक है तो बी आएगा। समझ के कैसे ए बी आएंगे? तभी तो आप देखते हैं ये ए आता है, कोई और डिफरेंट कलर कर ले तो, तभी आप देखेंगे कि यहाँ ए आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ बी आएगा। ठीक है, ए बी में से इसको जरा कैंसिल भी कर देता हूँ, कैंसिल। ठीक है, तो बी निकल के आएगा। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये दोनों सेम है, मतलब इन दोनों को रिप्रेजेंट सेम तरीके से करेंगे। नहीं, मैंने कहा इसके नीचे A1 आता है, इसके नीचे A2, B1, B2। तो कहेंगे सर कि 1 2 का कैसे मतलब है? तो सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 नोट करना, पॉइंट नंबर 2 नोट करना, और इसके बाद मूव करेंगे हम पॉइंट नंबर 3 पर। मैंने बताया था ये मेरा मूलिकन सिंबल है, ये सबस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या होता है? सबस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट। पहले पॉइंट लिख लेते हैं, फिर देखेंगे इनकी कहानी। ठीक है, तो देखो अब ये जो कॉलम नंबर 1 की कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देखो। पॉइंट नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? सबस्क्रिप्ट मेथड टू डिटरमाइन सबस्क्रिप्ट 1 and 2 कि सबस्क्रिप्ट में कब 1 आएगा और कब 2 आएगा वो डिफाइन करना है। ये फर्स्ट है। ठीक है, तो 1 कब आएगा? इफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज सिमेट्रिक, किसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है? इफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज सिमेट्रिक with respect to perpendicular C2। 2 कब आएगा? if irreducible representation is anti-symmetric with respect to perpendicular C2। अब आपको एक चीज दिमाग में दौड़नी चाहिए अभी एकदम से कि सर C2B में तो परपेंडिकुलर C2 होती नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, परपेंडिकुलर C2 टू प्रिंसिपल एक्सिस टू प्रिंसिपल, कि सर किस परपेंडिकुलर C2 तो होती ही नहीं है, किसमें? हमारे C2B पॉइंट ग्रुप में। तो वहां 1 और 2 कैसे आएगा? तो मैंने कहा भैया यहां एक नोट है क्या? इफ प्रिंसिपल एक्सिस ही C2 है, इफ प्रिंसिपल एक्सिस इज C2 देन 1 देन सबस्क्रिप्ट 1 and 2 is defined on the basis of sigma v vertical plane, और वो भी कौन सा vertical plane? which passes through the maximum number of atoms। अब देखो इसको समझेंगे, C2B की करेक्टर टेबल फिर से बनानी पड़ेगी भाई। ये तो बहुत C2B की इसलिए बना देता हूँ क्योंकि इजी है, बाकी बड़ी बढ़िया है। ठीक है, E C2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ। तो यहाँ A वाली रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ कोई B वाली रिप्रेजेंटेशन 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1। ठीक है, 1 -1 1 -1 -1
ठीक है। तो देखो यहाँ दो प्लेन है, सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड। देखो यहाँ प्रिंसिपल एक्सेस C2 ही है, ठीक है, C2 ही प्रिंसिपल एक्सेस है। तो मुझे 1 और 2 किससे पता करना पड़ेगा? 1 और 2 पता करना पड़ेगा प्लेन से, सिग्मा वी से। और सिग्मा वी कौन सा? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से पास हो रहा हो। तो देखो यहाँ 2 सिग्मा वी है, जब मैं C2V H2O का बनाता हूं, HOH का, तो देखो एक तो प्लेन वो है जो यहां से पास हो जाता है, जो सिर्फ OO से पास हो रहा होगा, और एक प्लेन वो होगा जो मेरे मॉलिक्यूल के सारे एटम को कंटेन कर रहा होगा। तो जो ये जो वाला प्लेन होता है ये सिग्मा एक्स जेड होता है, और जो ये जो कम एटम से पास होने वाला प्लेन होता है ये सिग्मा वाई जेड होता है। तो सिग्मा एक्स जेड ज्यादा एटम से पास हो रहा है, नंबर ऑफ एटम से पास हो रहा है, नंबर ऑफ एटम से पास हो रहा है ये 3 से, और ये नंबर ऑफ एटम से पास हो रहा है सिर्फ O से, एक से। इसीलिए प्लेन इमेजिन करने से गए थे, POS COS ये सब पढ़ाया गया था, ठीक है। तो सिग्मा एक्स जेड इसका वर्टिकल प्लेन है, जिससे मुझे ये 1 और 2 दिखेगा। तो देखो ये पॉजिटिव है सिग्मा एक्स जेड के नीचे, तो मतलब सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू, वही सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक देखेंगे कि सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा वी तो 1 आएगा, और एंटी सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा वी तो 2 आएगा, ठीक है। तो भैया सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू 1 तो A1, एंटी सिमेट्रिक तो A2, सिमेट्रिक तो B1, एंटी सिमेट्रिक तो B2। तभी आपने कॉलम नंबर 1 में हमेशा C2B पॉइंट ग्रुप के A1 A2 B1 B2 देखेंगे। अब यहाँ एक और डाउट क्लियर हो सकता है कि सर जब हमने GOT करी थी, ठीक है, इसकी कॉलम नंबर 2 इमेजिन कर रहा था कि अगर ये वाली रिप्रेजेंटेशन इसके ऊपर आ जाती, ये ऊपर वाली नीचे आ जाती, तो क्या कुछ फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन मेनली इनसे डिफाइन होती है, मेनली इनसे डिफाइन होती है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो जब ये वाली ऊपर चली जाती है, वो वाली नीचे आ जाती, तो फिर भी ये B2 ही रहती, फिर भी ये क्या रहती? B2, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू ही रहती, एंटी सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू C2 रहती। ये वाली एंटी सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू C2 भी है, और एंटी सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा V भी है, तभी B2 है। तो देखो अब मैं चारों की प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, चारों रिप्रेजेंटेशन की, ध्यान से सुनना। A1 is symmetric with respect to principal axis as well as sigma V. A2 is symmetric with respect to C2 and anti-symmetric with respect to sigma V. B1 is anti-symmetric with respect to sigma C2 but symmetric with respect to sigma V, और B2 is anti-symmetric with respect to C2 as well as sigma V, ठीक है। तो आगे बात समझ में, ये ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब L1 M1 M2 या K1 K2 K3 ये जो भी वैल्यू निकाल रहे थे, कहाँ थे हम, ये ठीक है, तो ये आगे पीछे भी हो जाती है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आगे पीछे भी हो जाती है। पर ये दोबारा से ये वाली नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर ये वाली पहले ले लेते तो ये वाली दोबारा नहीं लेते, तो ये वाली कट करके फाइनल ये लेनी होती, क्योंकि दो सिमिलर नहीं होनी चाहिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे यार, टेंशन ना लो। आगे बात समझ में, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 खत्म, सब पॉइंट 1 खत्म, जहां हम सब स्क्रिप्ट 1 और 2 को चूज करते हैं, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। 3 का पॉइंट नंबर 3 का ही पॉइंट नंबर 2, अब हमें क्या चूज करना है? सब स्क्रिप्ट G और U, सब स्क्रिप्ट G एंड U। जब G या देखो कुछ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में G एंड U सब स्क्रिप्ट है, ये भी G एंड U। देखो कुछ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में करेक्टर टेबल में पीछे चलेंगे, कुछ करेक्टर टेबल्स में देखो कहाँ है यार, बहुत ऊपर पहुंच गया है, 11। कुछ करेक्टर टेबल्स में ये देखो G है, 2G 3U 2U TU AU 3G BU AG AU, ठीक है। तो देखो ये सब है A1G A2G AG A1U A2U, कहीं कहीं सिर्फ AG ABG A2 और BU ये, ठीक है। देखो अभी बताऊंगा कहाँ क्यों क्या है, इसको पहले हम अपने उस पर चलते हैं। हम अपनी जगह चलते हैं, पहले सीख लेते हैं पूरा, फिर बाद में सिखाऊंगा करेक्टर टेबल से पूरा।
देखो आ जाओ, सबस्क्रिप्ट जी एंड यू। देखो सबस्क्रिप्ट जी एंड यू के लिए कब जी आएगा कब यू आएगा वो सीखते हैं, ठीक है। जी कब आएगा, इफ माई रिप्रेजेंटेशन, इफ irreducible representation is symmetric with respect to, ये तो आपको आ जाना चाहिए था, आई इन्वर्जन सेंटर। यू कब आएगा, इफ irreducible representation is anti-symmetric with respect to आई। इन्वर्जन सेंटर के अगर एंटी सिमेट्रिक है, इन्वर्जन सेंटर के अगर एंटी सिमेट्रिक है तो यू आएगा, मतलब यू इज फॉर अनजीराइड। ये पढ़ा होगा ना, जी इज फॉर जीराइड, कि मेरी कोई इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जीराइड होगी या अनजीराइड होगी। जैसे हम ऑर्बिटल भी पढ़ते हैं, जैसे पी ऑर्बिटल इज अनजीराइड ऑर्बिटल, कैसा ऑर्बिटल होता है, अनजीराइड, जबकि डी ऑर्बिटल इज जीराइड ऑर्बिटल। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इसमें इन्वर्जन सेंटर होता है, इसमें इन्वर्जन सेंटर नहीं होता, मेनली ये समझो। तो जिसमें एंटी सिमेट्रिक होगी इन्वर्जन सेंटर के तो वो अनजीराइड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, और सिमेट्रिक होगी विद रिस्पेक्ट टू आई तो वो हो जाएगी मेरी जीराइड। देखो कहीं कहीं आपको सिर्फ एयू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, नोट, कहीं कहीं आपको मिलेगी AU, BG, AG इस टाइप की या BU टाइप की, ठीक है। कहीं आपको ऐसा भी मिलेगी A1G, A2U, B1U, B1G इस टाइप की, ठीक है। तो देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस AB को बता रही है वन डायमेंशन, यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस AB को बता रही है। ये जो U है ये I से आ रहा है, और ये जो 1 है ये सिग्मा V से आ रहा है, या फिर C2 परपेंडिकुलर एक्सिस से आ रहा है। तो याद रखें जहां सिग्मा V प्लस आई होगा वहां इस टाइप का मिलेगा, और यहां पर सिग्मा V अब्सेंट होगा, यहां पर सिर्फ आई प्रेजेंट होगा, ये टाइप का। तभी तो B1U आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ना 1U, ये भी सबस्क्रिप्ट पहले 1 2 लिखनी सीख गई है ना इससे पहले वाले पॉइंट में, ठीक है। तो कब जी आएगा कब यू आएगा पता चल गया। आई के रेस्पेक्ट में अगर कैरेक्टर मेरा पॉजिटिव है मतलब सिमेट्रिक है तो मेरा जी आएगा, जीराइड आएगा, क्या आएगा, जी आएगा, अनजीराइड मतलब एंटी सिमेट्रिक है मतलब निगेटिव है, तो ठीक है। आगे बात समझ में आओ। अब इसमें थर्ड का पॉइंट नंबर 3, सब पॉइंट 3, ठीक है। सॉरी, यहां अब हम सीखेंगे कि सुपर स्क्रिप्ट कहीं सिंगल डैश एंड डबल डैश लगा हुआ मिल जाता है, ये कैसे चूज करते हैं। देखो तो ये चूज होता है बेसिकली हमारे सिग्मा एच से, ठीक है। तो सिंगल स्क्रिप्ट सिंगल डैश कब आएगा, व्हेन irreducible representation is symmetric with respect to sigma h, और डबल डैश कब आएगा, when irreducible representation is anti symmetric with respect to sigma h, ठीक है। तो देखो सिंगल डैश कब आएगा, जब रिप्रेजेंटेशन सिमेट्रिक है सिग्मा एच से और एंटी सिमेट्रिक है तो डबल डैश आएगा विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा एच। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया कि जब प्रिंसिपल एक्सिस से वन डायमेंशन वाली, सॉरी ऐसा उल्टा हो गया, देखो अगर मेरी 1D की रिप्रेजेंटेशन है, सबसे पहले तो मूलिका सिंबल सीख रहे हैं। 1D में प्रिंसिपल एक्सिस से अगर सिमेट्रिक है तो A आएगा, एंटी सिमेट्रिक है तो B आएगा, प्लस और माइनस का सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक से मतलब है, ठीक है। फिर मैंने देखा अगर सिग्मा V या परपेंडिकुलर C2 वाली है और इसमें सिमेट्रिक है तो 1 आएगा, और एंटी सिमेट्रिक है तो 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने देख लिया कि I से अगर सिमेट्रिक है
और एंटी सिमेट्रिक। अगर I से सिमेट्रिक है तो G आएगा और एंटी सिमेट्रिक है तो U आएगा। इसके अलावा मैंने देख लिया कि सिग्मा H से अगर सिमेट्रिक है तो मेरा सिंगल डैश आएगा सुपर स्क्रिप्ट में, और एंटी सिमेट्रिक है तो डबल डैश आएगा सुपर स्क्रिप्ट में। तो देखो एक मॉलिक्यूल में C2 और I होंगे तो वो उसका मैंने बता दिया रिप्रेजेंटेशन। अगर C परपेंडिकुलर C2 सिग्मा B और I दोनों प्रेजेंट हैं, बोथ प्रेजेंट हैं, तो आपको बता दिया मैंने कि A2G टाइप, इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन मिल जाएंगी, A2U इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन मिल जाएंगी। अगर एक है कोई तो वो मिल जाएगी, अगर सिर्फ C2 है तो A2B2 टाइप की, और सिर्फ ये है तो AGBG टाइप की मिल जाएगी। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर मेरी मॉलिक्यूल में सिग्मा H एंड I, नोट लिख लेना यहाँ, सिग्मा H एंड I बोथ आर प्रेजेंट, देन तब क्या है, I मस्ट बी प्रेफरेबल, I मस्ट बी प्रिफर्ड, कि मेरा भैया जो I है ना वो प्रिफर्ड किया जाएगा। मतलब डैश डबल डैश लगाने की कोई जरूरत नहीं है, GU लगा दूं तो काफी है अगर दोनों चीज प्रेजेंट है तो, और कोई भी एक है तो उसका तो देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन मान लिया कि मेरी कोई मॉलिक्यूलर सिंबल बताना है मुझे, यार यहाँ ही बताऊं, चलो ये कि मॉलिक्यूलर सिंबल बताना है, किसका मॉलिक्यूलर सिंबल, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर सिंबल, ठीक है, फॉर रिप्रेजेंटेशन ECN NC2, ठीक है, I एंड सिग्मा H, ठीक है। तो E के देखो 1 1 -1 और प्लस का 1। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर सिंबल बेसिकली क्या होगा, देखो अब ये वन डायमेंशनल है, E के नीचे वाला डायमेंशन को बताएगा तो मतलब A और B आएगा डेफिनेटली। A V कैसे चूज करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सेस के सिमेट्रिक है, ऑब्वियसली है, तो ये क्या हो गया, A हो गया। NC2 के एंटी सिमेट्रिक है, NC2 के एंटी सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, C2 के एंटी सिमेट्रिक होने का मतलब है कि 1 और 2 में से 2 आएगा। I के एंटी सिमेट्रिक होने का मतलब है कि G और U में से U आएगा, ठीक है। और सिग्मा H के सिमेट्रिक होने का मतलब है कि ऊपर सिंगल डैश आएगा। तो मैंने बताया जिस मॉलिक्यूल में I और सिग्मा H प्रेजेंट हो तो उसमें सिग्मा H देखने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं सिंपली A2U भी लिख सकता हूं। A2U इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर उसमें देखो, अब इसको यहां समझेंगे, अगर वहां ऑप्शन 2 दिए हों A2U और दूसरा ऑप्शन दिया हो A2U डैश, तो इसमें तो A2U सही होगा। मान लिया कि वहां A2U ऑप्शन में नहीं है, इफ A2U इज नॉट इन द ऑप्शंस देन तब क्या होगा, A2U डैश इज राइट आंसर। समझ रहे हैं, इस चीज को मिस नहीं करेंगे, बहुत काम की चीज है, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर A2U ऑप्शन में नहीं है तो A2U डैश इज द राइट आंसर, अगर दोनों है तो A2U इज द राइट आंसर, क्योंकि I के रेस्पेक्ट में सिग्मा H को नहीं देखेंगे, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आ गया, ये सब समझ में आ गया आपको। I सिग्मा H परपेंडिकुलर C2 था, यहाँ NC2 मतलब परपेंडिकुलर C2 है, सिग्मा भी ना होना जरूरत नहीं। आओ देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, मैच द फॉलोइंग कर लो, ठीक है। B1G B2U A1G A2U, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक खुद से बना रहा हूं मैं, विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सेस एज वेल एज
I. Symmetric with respect to principal axis and anti-symmetric with respect to I. ठीक है, symmetric with anti-symmetric with respect to principal axis and symmetric with respect to I. ठीक है, symmetric with respect to principal axis and as well as I. ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के साथ एंटी सिमेट्रिक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सिमेट्रिक है और एंटी सिमेट्रिक है आई के साथ, ये एंटी सिमेट्रिक है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पर सिमेट्रिक है आई के साथ, ये सिमेट्रिक है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पर एंटी और आई के साथ भी। तो देखो हमने पढ़ा था बी का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंटी सिमेट्रिक, और देखो यहाँ 1 और 2 का इतना ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, जी और यू से पता चल जाएगा, 1 2 का तो हमें यहाँ कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। ठीक है, जी यू से देख लो या फिर जी यू से देख लो या फिर हम इसको C2 सिग्मा बी से भी देख सकते हैं। तो देखो B1G का मतलब क्या है कि ये एंटी सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस पर सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू आई, एंटी सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस बट सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू आई। ये हो गया, ये दोनों के साथ एंटी सिमेट्रिक, ये दोनों के साथ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस पर एंटी सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू आई। देखो यहाँ आई की जगह मैं वो भी यूज कर सकता था C2 भी, क्योंकि यहाँ 1 2 भी गिवन है तो C2 के साथ भी देखा जा सकता था इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन में देखो इसमें हमें 1 डायमेंशनल फाउंड आउट द नंबर ऑफ 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल irreducible representation in D2D point group having कितनी D2D की क्लास कितनी होती थी, 5 होती थी, having 5 क्लासेस। देखो अब कोई भी पॉइंट ग्रुप है तो D2D पॉइंट ग्रुप है तो इसका जो ऑर्डर होता है आपको पता है 4n होता है, तो 4 × 2 = 8, मतलब D2D का ऑर्डर कितना आ जाएगा 8। ये तो मुझे 8 क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। ठीक है, 5 क्लासेस हैं तो 5 क्लासेस मतलब टोटल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितनी है 5। तो यहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि K1 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर प्लस O1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 8। तो ये वही तो है, 5 है, क्लास 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो E तो सब में होता ही है, तो E के नीचे यहाँ K1 है, यहाँ L1 है, यहाँ M1 है, यहाँ N1 है, यहाँ O1 है, तो इन सब के स्क्वायर का इक्वल 8 होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये ऐसा हो, ये तभी पॉसिबल है जब 4 डायमेंशन 1 1 आए और 8 2 आए। तो देखो K1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, L1 की वैल्यू 1, M1 की वैल्यू 1, N1 की वैल्यू 1 और O1 की वैल्यू 2। तो जिनकी वैल्यू 1 आई है ये सब इसके नीचे लिखे जाएंगे ना, E के नीचे लिखे जाएंगे ना ये, और E के नीचे वाला ही मेरे डायमेंशन को बताया था, मैंने बताया। तो 1 डायमेंशनल कितनी है 4 रिप्रेजेंटेशन कितनी है मेरी 1 डायमेंशनल 4 1D है, और एक ये इसका O1 की वैल्यू 2 का मतलब ये नहीं है कि उसने पूछा है कितनी 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, तो 1 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो आंसर इसका क्या आ गया कि D2D पॉइंट ग्रुप में 4 मेरी 1 डायमेंशनल की इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती हैं और एक मेरी 2 डायमेंशनल की इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, इस चीज को आप समझेंगे। आओ आगे चलते हैं और एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं।
वो बोल दे, क्या बोल दे, देखो वो बोल दे कि मेरे पास टेट्राहेड्रल है 24, उसका मेरे, सॉरी एक मिनट, वायर, हाँ बोले इन ए टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप ऑफ 24 एलिमेंट्स। देखो 24 एलिमेंट्स का मतलब समझ रहे हो कि उसने ऑर्डर खुद ही बता दिया, जबकि मुझे पता है टेट्राहेड्रल का 24 होता है, पर उसने 24 एलिमेंट्स से यही बता दिया कि ऑर्डर मेरा जो टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप का है वो होता है 24। देखो अब टेट्राहेड्रल की पॉइंट ग्रुप में कितनी क्लासेस होती थी? 5 क्लासेस। इन ए टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप ऑफ 24 क्लासेस एंड 24 एलिमेंट्स एंड 5 क्लासेस, ठीक है, ये भी गिवन है। 2 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन आर देयर, ठीक है, ठीक है, देयर आर 2 3 डायमेंशनल representations, 2 3 dimensional irreducible representation are there. Find out the number of 1 dimensional representation. Find out the number of 1 dimensional representation. तो देखो 5 क्लास हैं वही कि k1 का स्क्वायर प्लस l1 का स्क्वायर प्लस m1 का स्क्वायर प्लस n1 का स्क्वायर प्लस O1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 24। 2 डायमेंशनल है वो मेरी 3 डायमेंशन, सॉरी 2 रिप्रेजेंटेशन 3 डायमेंशनल है, तो ऑब्वियसली 2 की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पुट कर दो, m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर प्लस O1 स्क्वायर इज इक्वल टू 24। इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 9, 18 होगी। m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर प्लस O1 स्क्वायर इक्वल टू 24। तो m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर प्लस O1 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस 18। तो m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर प्लस O1 स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 6। तो देखो इसकी वैल्यू 6 कब बैठ सकती है? तो हमने देखा था जब इनकी वैल्यू क्या हो, 1 1 2 हो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2। तो यहाँ पर 2 1 डायमेंशनल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, एक मेरी 2 डायमेंशनल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। यही तो पूछा था उसने, ठीक है, कि कितनी 1 डायमेंशनल है कितनी 2 डायमेंशनल भी बता दी हमने। तो आओ अब देखते हैं मूलिकन सिंबल, बहुत काम की चीज है। मूलिकन सिंबल ऑफ लीनियर पॉइंट ग्रुप, लीनियर पॉइंट ग्रुप, लीनियर पॉइंट ग्रुप हमारे पास कौन कौन से थे? डी इन्फिनिटी एच और सी इन्फिनिटी वी। इनके लिए क्या मूलिकन सिंबल यूज होते हैं? तो जनरली आपने इनके सामने तो सिग्मा लिखा देखा होगा। क्या लिखा देखा होगा? सिग्मा लिखा देखा होगा, ठीक है। पर समझो और भी मूलिकन सिंबल इनके लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये जनरली इनकी हायर डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो मूलिकन सिंबल ऑफ लीनियर पॉइंट ग्रुप ये लिख सकते हैं पॉइंट ग्रुप ऑफ हायर डायमेंशंस। इनकी बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, आपको पता है इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं इनमें, ठीक है। आओ समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जनरली हमारे पास हमने जो देखा है इसमें पॉइंट ग्रुप मूलिकन सिंबल देखा है समेशन, तो समेशन प्लस देखा होगा या समेशन माइनस देखा होगा। देखो एक्चुअल में इसके और भी मूलिकन सिंबल्स पॉसिबल हैं, जैसे सिर्फ समेशन पॉसिबल नहीं है, समेशन पाई डेल्टा फाई एंड सो ऑन। जैसे कि हम क्वांटम में जब मैंने मॉलिक्यूलर एंड सो ऑन मॉलिक्यूलर टर्म्स सिंबल पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि कैपिटल एल की वैल्यू बेसिकली कि मेरा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी होगी, जैसे अगर वो 0 होगा तो बेसिकली समेशन, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बेसिकली 0 होगा तो समेशन, 1 होगा तो पाई, 2 होगा तो डेल्टा,
3 होगा तो 5, 4 एंड सो ऑन, ठीक है, डेल्टा वगैरह और आते हैं, ठीक है। हमारे काम का क्या है, हमारे लिए जनरली जो गिवन होते हैं उनमें जो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो 0 होती है। इट्स लाइक बिल्कुल सेम जैसे हम ऑर्बिटल में पढ़ते हैं ना कि s ऑर्बिटल के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर l होता है वो 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। उसी तरीके से टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर में रिप्रेजेंटेशन जो मोलिक्यूलर सिंबल होता है वो समेशन पाई, डेल्टा और 5 होता है। अब इनके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट प्लस और माइनस लगा देखा होगा, तो जनरली प्लस कब सुपरस्क्रिप्ट होता है और माइनस कब सुपरस्क्रिप्ट होता है उसकी बात करेंगे। देखो सिंपली प्लस तब सुपरस्क्रिप्ट होगा जब मेरा सिमेट्रिक होगा विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा वी, या सिग्मा जो भी विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा वी, ठीक है। और भाई एंटी सिमेट्रिक होगा तो माइनस होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा वी तो माइनस होगा, ठीक है। तो बस इसको आप ध्यान में रखेंगे, कब सिमेट्रिक होगा कब एंटी सिमेट्रिक होगा, दोनों के लिए, इनके लिए डी इन्फिनिटी एच और सी इन्फिनिटी के लिए जनरली यही समेशन प्लस या समेशन माइनस ही मूल्यांकन सिंबल आपको देखने को मिलेगा। ये हायर ऑर्डर के भी मूल्यांकन सिंबल्स होते हैं, ये आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा कम मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहां मेरा कॉलम नंबर 1 ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब मैं तुम्हें एक बार लेके चलता हूं स्टार्टिंग में जब बहुत सारी कैरेक्टर टेबल थी वहां, अब तुम्हें मूल्यांकन सिंबल के सारे पॉइंट आते हैं, तो आप यहां मूल्यांकन सिंबल जो गिवन है उनको बता सकते हो। देखो जैसे A1 A2 B1 B2 सब पता है, यहां AG, A का मतलब E 1 डायमेंशनल है, G मतलब I के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, BG मतलब B का मतलब है कि 1 डायमेंशनल है प्लस C2 के रेस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक है जबकि I के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। AU मतलब AE के रेस्पेक्ट में 1 डायमेंशनल है, प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, बट I के रेस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक है तभी U आया। इसी तरीके से BU, ठीक है, A1 A2 B1 AG B1G B2G, ये देखो ये क्या है बेसिकली B1G, इसका मतलब ऊपर वाले को A1G भी लिख दो, बात एक है। B1G का मतलब क्या है कि V मतलब E के रेस्पेक्ट में 1 डायमेंशनल है, 1 का मतलब है C2 के प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिक है, पर G का मतलब क्या है कि I के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्रिक है, पर सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक है। V1 का मतलब ये है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं C2 या सिग्मा V के रेस्पेक्ट में। इसको समझो, D2H पॉइंट ग्रुप को समझो, इसको मैं जूम कैसे होगा यार ये, तो यहां देखो D2H में जैसे B1G या B2G है, तो B का मतलब क्या है कि सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी 1 डायमेंशनल विद रेस्पेक्ट टू E, एंटी सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ एंटी सिमेट्रिक प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, या तो C2Y है या C2X है, क्योंकि C2Z अगर प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो उसके रेस्पेक्ट में तो सिमेट्रिक है। V12 का मतलब क्या है कि जो परपेंडिकुलर C2 है प्लेन है उसके रेस्पेक्ट में ये क्या है सिमेट्रिक है, तो C परपेंडिकुलर प्लेन सिग्मा XY हो होप सो, वो सॉरी बेसिकली जो प्लेन है सिग्मा V सिग्मा XY है, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में ये क्या है जनरली सिमेट्रिक हो रहा है, ठीक है। ये V1G B2G V3G का मतलब क्या है कि 1 2 के बाद 3 कैसे आ गया, क्योंकि सिमिलर रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, इसलिए V3 हमने इसलिए दे देते हैं नोटेशन इसमें थोड़ी, हाँ B3 इसलिए दे दिया होगा क्योंकि इसमें मोर देन 1 सिग्मा V होंगे आइडेंटिकल, मोर देन 1 C2 होगी आइडेंटिकल। इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 3 का मतलब क्या है, जैसे B3G क्या है कि जो दूसरे दो C2 हो या 2 सिग्मा V हो तो दोनों के रेस्पेक्ट में एंटी सिमेट्रिक हो तो B3 आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। ये ऐसी B3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 इस तरीके से, ठीक है, B3 का समझ लेना कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से D3D में A1G कब आएगा, A1U आएगा, A1 डैश कब आएगा, A1 डबल डैश कब आएगा, सब बता चुका हूं, ये सब देख लेना। अब आपको सारे मूल्यांकन सिंबल ऑलमोस्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये ऑलमोस्ट मूल्यांकन सिंबल हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या बचा आपका, हाँ ये मूल्यांकन सिंबल खत्म हो गया, हायर डायमेंशन लीनियर के ग्रुप के भी खत्म हो गए। नाउ हम कॉलम नंबर 3 की बात करेंगे आगे अगली क्लास में, अभी तक के यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।